बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। तो अच्छा स्टूडेंट सेकंड पार्ट है हमारे पास फिजियोलॉजी की फर्स्ट चैप्टर में। तो आपने अगर फर्स्ट पार्ट नहीं देखे हो तो वो अपलोड हुआ है केमिनर से लेक्चर अहमद पे, तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, ये हमारे लिए मोटिवेशन होती है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये बेसिक टर्मिनोलॉजी हमने स्टार्ट की थी, तो इसको लाजमी याद करें। ठीक है, और कंसेप्चुअल याद रखें। ठीक है, मैं आपको जब मतलब एक टर्मिनोलॉजी मतलब एक्सप्लेन करूँगा तो पहले हम एक मतलब उसकी समरी आपको दूंगा। ठीक है, तो इस समरी को लाजमी याद रखें, और अगर आपसे हो सकता है तो ये जो थ्योरी है ये भी आप याद रखें। ठीक है, तो डायग्नोसिस क्या है? डायग्नोसिस हमारे पास जब हम टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं तो वो इसलिए यूज़ करते हैं कि कोई भी डिजीज़ हो अगर, तो अगर एक डिजीज़ की उसकी नेचर के बेस पे, मतलब एक डिजीज़ को जब हम जानते हैं, ठीक है, तो किस वजह से जानते हैं हम उसके लिए, मतलब उसकी जो साइन सिम्टम होते हैं, तो उसके बेस पे हम उनकी डायग्नोसिस करते हैं। ठीक है, तो डायग्नोसिस है कि हमारे पास एक मतलब क्रिटिकल एक्टिविटी है। क्रिटिकल का मतलब ये है कि हमको बहुत सारे सब्जेक्टिव डाटा, ऑब्जेक्टिव डाटा, इसी तरीके से मुख्तलिफ किस्म के प्राइमरी सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा, ये सब डाटा हमारे पास मौजूद होते हैं। ठीक है, लेकिन उससे हम उसकी क्या करेंगे, उसकी फिजिकल एग्जामिनेशन और उसकी जो हेल्थ हिस्ट्री होती है, तो उससे हम एक डायग्नोसिस बनाते हैं कि इसको इसकी वजह से, मतलब इस साइन सिम्टम की बेस पे उनको ये डिजीज हुआ है। ठीक है, तो डायग्नोसिस हमारे पास शॉर्टली समरी यही है, लेकिन आप थ्योरी को देखिए। ठीक है, a diagnosis is the designation as the nature or cause of a health problem, for example bacterial pneumonia and hemorrhagic stroke। ठीक है, तो हमारे पास डायग्नोसिस क्या है कि उसमें हम एक डिजीज़ की जो हेल्थ पे इफेक्ट करते हैं। ठीक है, मतलब उसकी जो नेचर होती है डिजीज़ के, ठीक है, तो हम उसकी काज को फाइंड आउट करते हैं, और काज के बिना पे हम कहते हैं कि वो क्या है कि बैक्टीरियल नमूनिया। फॉर एग्जाम्पल उसने किया कि बैक्टीरियल नमूनिया, तो ये हमारे पास जब एक पर्सन को नमूनिया हो जाती है, ठीक है, तो जब हम नमूनिया के नाम लेते हैं तो ये तो हमारे पास मेडिकल टर्मिनोलॉजी है। ठीक है, तो फिर हम उनकी साइन सिम्टम देखते हैं कि उनको कब हो गया, उनको मतलब इस्तेमा हो गया या उसकी जो लंग में सर्फेक्टेंस फ्लूइड थी, ये सब चीज़ें कम हो जाती है। तो ये आप हम उनको देखते हैं कि उसमें सर्फेक्टेंट फ्लूइड, इस्तेमा, ये सब चीज़ें मुख्तलिफ किस्म के साइन सिम्टम हम वो आपको देते हैं, मतलब इस सब्जेक्टिव। ठीक है, सब्जेक्टिव डाटा कि वो खुद बताते हैं, तो फिर हम उनके लिए अपने माइंड कॉग्निटिव लेवल यूज़ करते हैं, और उनको ये डायग्नोसिस बना देते हैं कि हमारे पास बैक्टीरियल नमूना, मतलब बैक्टीरिया की वजह से उसको नमूनिया हुआ है, या इसी तरीके से हेमरेजिक स्ट्रोक हो गया। ठीक है, तो ये एग्जांपल आप याद रखें कि डायग्नोसिस की मुख्तलिफ एग्जांपल आ सकते हैं। ठीक है, द डायग्नोस्टिक प्रोसेस यूजुअली रिक्वायर्ड इज अ केयरफुल हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, तो जब हम डायग्नोस्टिक प्रोसेस करेंगे ना, तो उसमें हम सबसे पहले उसकी फिजिकल एग्जामिनेशन को देखते हैं। मतलब सबसे पहले क्या करना है कि ये तो इसने वर्ड यूज़ किया है कि हमारे पास क्या है कि केयरफुल, केयरफुल है। तो केयरफुल का मतलब यही है कि हम सबसे पहले क्या करें कि हिस्ट्री को देखेंगे। हिस्ट्री शीट होती है, हर पेशेंट की हिस्ट्री शीट होते हैं। ठीक है, हिस्ट्री फॉर्म होते हैं, तो जब हम उनको देखते हैं उनमें साइन सिम्टम को फाइंड हुआ होते हैं, और जब हम उनको देखते हैं और फिर वो कंपेयर कर लेते हैं, उसकी फिजिकल एग्जामिनेशन को हम देखते हैं, तो फिर हम बताते हैं कि हाँ बिल्कुल उसको ये डिजीज़ हुआ है। ठीक है, फिर हमारे पास थर्ड पॉइंट है, दिस हिस्ट्री इज यूज्ड टू ऑब्टेन अ पर्सन अकाउंट ऑफ हिज हर सिम्टम एंड देयर प्रोग्रेशन एंड द फैक्टर दैट कंट्रीब्यूट टू डायग्नोस। ठीक है, तो हम फिर उसकी वो फैक्टर देखते हैं जो कि हमारे हम क्या करेंगे, हम एज अ नर्स ऐसा करेंगे कि मुख्तलिफ़ किस्म के फैक्टर साइन सिम्टम हम जमा करते हैं, और फिर उसकी बेस पे हम हमारे साथ क्या हो जाती है, डिजीज़ की डायग्नोसिस बन जाती है। मुख्तलिफ़ किस्म के फैक्टर उस पे इन्वॉल्व होते हैं उस डिजीज़ पे, तो उस फैक्टर को हम क्या कर लेते हैं, मतलब जमा कर देते हैं, और फिर डायग्नोसिस बना देते हैं। हमने पहले भी रिव्यू दी कि हम मुख्तलिफ़ किस्म के साइन सिम्टम को कलेक्ट करेंगे थ्रू द हिस्ट्री, और पेशेंट खुद बताया जाएगा ड्यूरिंग द असेसमेंट। ठीक है, तो फिर हम डायरेक्टली इस असाइन असेंबली से डेटा बना देते हैं, मतलब उसकी डिजीज को फाइंड आउट करा देते हैं। ठीक है, द फिजिकल एग्जामिनेशन इज डन टू ऑब्जर्व फॉर साइन ऑफ अल्टर बॉडी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे कि जब हम उनकी फिजियोलॉजी को देखते हैं, मतलब फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, कि हम ऑब्जर्व करते हैं कि हाँ बिल्कुल उसकी स्किन की डिस्कलरेशन हुआ है, या उससे इम्पोर्टेशन हुआ है, उसकी बॉडी से एक पार्ट मतलब काट दिया हुआ है। तो जब हम उनको देखते हैं तो ये भी आपको डायग्नोसिस में हेल्प देते हैं, और वो आप कह सकते हैं कि हो सकता है कि उसकी इम्पोर्टेशन की वजह से या उसकी डिस्कलरेशन, ये किस सारा सिम्टम है हमारे पास आपके डिजीज फाइंड आउट करने में और अपने क्रिटिकल थिंकिंग को एनहांस करने में हेल्प देते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास लेबोरेटरी टेस्ट, रेडियोलॉजिक स्टडी, कंप्यूटराइज टोमोग्राफी, सीटी स्कैन,
एंड अदर टेस्ट ऑप्शन है यूज टू कंफर्म डायग्नोसिस। ठीक है, जब हम फिर आप क्या करेंगे कि आपने तो हिस्ट्री भी देखी, मतलब हिस्ट्री भी ली, ठीक है, फिर उसके बाद आपने फिजिकल एग्जामिनेशन भी की, लेकिन आप फिर उसको कंफर्मेशन के लिए, तो ये भी आप याद रखें कि डायग्नोसिस की कंफर्मेशन के लिए कौन सी चीज़ें, मतलब मुख्तलिफ किस्म की टेक्नोलॉजिकली टेक्नोलॉजिक साइंस यूज़ होते हैं, मतलब लेबॉर्ट्री में हम टेस्ट करते हैं, या रेडियोलॉजी का मतलब रेडिएशन वगैरह, या इसी तरह सी स्कैन, कंप्यूटर टोमोग्राफी, ये हम क्या करते हैं, करा देते हैं, ताकि हमारा डायग्नोसिस अच्छा हो। ठीक है, जब आपकी डायग्नोसिस अच्छा हो तो फिर आपकी जो प्लानिंग, इंटरवेंशन और इवाल्वेशन पेशेंट पे इफेक्टिव नर्सिंग प्रोसेस होगा। ठीक है, अगर आपकी डायग्नोसिस अच्छे हो। फिर हमारे पास जो अवर एस्पेक्ट आता है, तो अवर एस्पेक्ट में, हाँ मतलब एस्पेक्ट क्लिनिकल कोर्स है। तो द क्लिनिकल कोर्स डिस्क्राइब द इवोल्यूशन ऑफ डिजीज। ठीक है, तो हम क्लिनिकल कोर्स का सिंपली समरी यही है कि जब हम एक चीज़ को देखते हैं या एक पर्सन को देखते हैं कि, और हम डायरेक्टली उसको क्या करते हैं कि उसकी जो कोर्स, क्लिनिकल कोर्स होते हैं, तो हम उनको इवालुएट करते हैं। फॉर एग्जांपल एक पर्सन आया और उसका बहुत हाई फीवर था, ठीक है, तो हम डायरेक्टली उनके लिए एक कोर्स बनाते हैं कि आप टैबलेट लें, इंजेक्शन लें, और आप कुछ देर बाद क्या उसकी इवालुएशन हो जाती है कि उसकी जो प्यूर है वो मतलब लो हो जाती है, डाउन हो जाती है, ठीक है, नॉर्मल में आ जाती है। तो क्लिनिकल कोर्स का मतलब ये है, ठीक है, कि हमको क्या कराते हैं, डिस्क्राइब कराते हैं इवालुएशन ऑफ द डिजीज। अ डिजीज़ कैन बी हैव एक्यूट, वो जब हम क्लिनिकल कोर्स देते हैं तो वो हम एक्यूट शॉर्ट टर्म के लिए भी, और सब एक्यूट का मतलब है कि दरमियानी सतह के लिए भी, और इसी तरह क्रोनिक और प्रोलॉन्ग टाइम की जो बीमारी होती है उसके लिए भी हम क्लिनिकल कोर्स बनाते भी है और अप्लाई भी करते हैं। ठीक है, थर्ड नंबर पॉइंट है, इन एक्यूट डिसऑर्डर इज वन दैट इज रिलेटिवली सिवियर बट लाइफ लिमिटिंग। ठीक है, तो सेल्फ लिमिटिंग। तो हमारे पास आपने बहुत ज़्यादा जगहों में आपने देखा होगा कि एक्यूट, जितने भी एक्यूट डिसऑर्डर, स्ट्रेस, एक्यूट जितने भी डिजीज़ वगैरह होते हैं, तो ये हमारे पास शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं। ठीक है, लेकिन ये हमारे पास सिवियर होते हैं। ठीक है, तो आप याद रखिए, ठीक है, कि हमारे पास एक्यूट डिसऑर्डर हो गया है कि सिवियर होते हैं और सेल्फ लिमिटेड होते हैं। तो सेल्फ लिमिटेड का मतलब है कि वो बहुत जल्द ठीक हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन लिमिटेड टाइम के लिए होते हैं। ठीक है, वन डे 2 डेज इसी तरीके से। क्रोनिक डिजीज एम्प्लाई कंटिन्यूस लॉन्ग टर्म प्रोसेस। ठीक है, तो आपने, आपको पता भी होगा कि हमारे पास क्रोनिक डिजीज क्या है कि ये कंटिन्यूस होते हैं और बहुत ज़्यादा टाइम के लिए होते हैं। ठीक है, तो आप याद रखें कि क्लिनिकल कोर्स तो एक ही है कि हम कोई भी डिजीज़ को डायरेक्ट इवालुएशन, मतलब उनको क्या कर लें, उसकी इवालुएशन, हम एक डिजीज़ की डायरेक्टली नतीजा निकाले। ठीक है, लेकिन उसमें फिर कैटेगरी एक्यूट, सब एक्यूट, क्रोनिक। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। ठीक है, फिर हमारे पास क्रोनिक डिजीज कैन रन अ कंटिन्यूस कोर्स आर कैन प्रेजेंट एट एग्जिबरेशन। एग्जिबरेशन का मतलब है कि क्रोनिक, हमने पहले बताया कि वो डिजीज होते हैं, क्रोनिक डिजीज जो कंटिन्यूसली होते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं। ठीक है, तो फिर उसमें मतलब क्या करा देते, वो प्रेजेंट जो क्रोनिक डिजीज होते हैं वो टू स्टेजेस पे प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, एक हमारे पास एक्सिबरेशन होते हैं। एक्सिबरेशन का मतलब है कि एग्रीगेशन ऑफ सिम्टम एंड सीवियरिटी ऑफ डिजीज। ठीक है, तो हम क्या करें, एक्सिबरेशन का मतलब है कि एग्रीगेशन, वो अलग अलग करा देते हैं सिम्टम एंड सीवियरिटी ऑफ डिजीज। तो वो हर टाइम में उसकी जो सिम्टम होते हैं उसकी सीवियरिटी को क्या करा देते हैं, शो कराते हैं। ठीक है, एग्रीगेट, जुदा जुदा कराते हैं। ठीक है, तो एक्सिबरेशन का मतलब यही होगा कि क्रोनिक डिजीज अगर एक पर्सन को हो तो उनमें ड्यूरिंग टाइम, फॉर एग्जांपल 5 डेज वो बहुत ज़्यादा हाई चले गए उनके सिम्टम, फिर 2-3 फर्दर जो 2 to 3 डेज होते तो वो अच्छे, मतलब नॉर्मल नहीं होते लेकिन नॉर्मल से ऊपर होते। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा सिवियरिटी से लो होते। ठीक है, तो ये क्या डिजीज़ की सिम्टम को अलग कराते हैं एक्सिबरेशन के बेस पे। और जो दूसरा है वो हमारे पास है एंड रिमेशन। तो रिमेशन क्या है, तो रिमेशन आप याद रखें कि अ पीरियड ड्यूरिंग विच देयर इज अ डिक्रीज इन सीवियरिटी ऑफ सिम्टम्स। जब सीवियर डिजीज की जो सीवियरिटी होती है जब वो डिक्रीज करा देते हैं, ठीक है, उसकी सिम्टम की, तो उनको हम रिमेशन कहते हैं। ठीक है, तो क्रोनिक हमारे पास टू वे पे कंटिन्यूस होते हैं। ठीक है, उसकी जो कोर्स होते हैं, एक हमारे पास एक्सिबरेशन होते हैं जो कि सिम्टम के बेस पे जो सीवियरिटी होते हैं ना डिजीज के, उसको क्या करा देते हैं, उसकी सिवियरिटी को एग्रीगेशन करा देते हैं, अलग करा देते हैं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, समझ गए ना, कि ऑन द बेसिस ऑफ टाइम उसकी जो कंडीशन होती है वो अलग अलग बताते हैं। ठीक है, कि सुबह बहुत ज़्यादा प्योर होगा, फिर शाम को नहीं होगा, फिर दोपहर को, फिर मुकम्मल ठीक हो, इसी तरीके से वो बता रही है। और रिमिशन वो है कि जब उसकी
ड्यूरिंग द डिजीज़ की जो साइन और सिम्पटम होते हैं, उसकी जो सिवियरिटी आप देख रहे हैं, उनमें जब डिक्रीज़ आ जाए तो उसको हम रिमिशन कहते हैं, ठीक है? समझ गया? फिर हमारे पास जो लास्ट वाला पॉइंट कि सब एक्यूट डिजीज़ इज़ इंटरमीडिएटेड आर बिटवीन एक्यूट एंड क्रोनिक। इट इज़ नॉट एज़ सेवियर एज़ एन एक्यूट डिजीज़ एंड नॉट द प्रोलॉन्ग द क्रोनिक, ठीक है? तो हमारे पास सब एक्यूट एक दरमियानी सा डिजीज़ होती है, मतलब माइल्ड डिजीज़ होती है, ना तो वो बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग टाइम के लिए होते हैं, ना तो वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट टाइम के लिए, बल्कि मतलब इंटरमीडिएटेड होते हैं, ठीक है? फिर हमारे पास आउटकम एक और एक्सपेक्ट है हमारे पास। तो द कंडी आउटकम क्या है? तो आउटकम का समझ यही है कि जब हम एक चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं और डायरेक्टली उससे क्या एक इवाल्वेशन, मतलब एक नतीजा निकालता है। फॉर एग्जांपल हम देते हैं आपको कि हम अगर एक मुख्तलिफ किस्म की ऐसा बीमारी भी है जो कि उसके लिए डायग्नोसिस और इवाल्वेशन और प्रेस्क्रिप्शन ऑफ मेडिकेशन ये सब चीज़ें नहीं देते हैं, ठीक है? तो आउटकम वो क्लिनिकल कंडीशन या वो एक्टिविटी आप मेडिकल में होते हैं जब हम एक कंडीशन को देखते हैं और डायरेक्टली उनके नतीजा निकालते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि हम अगर एक साइकियाट्रिक पेशेंट को देखते हैं, मतलब उसकी जो साइकोलॉजी है और उसकी जो मतलब क्या कि उसकी जो बातों की अंदाज, उसकी जो काम करने की, उसकी जो हाथ हिलने की, जब हम उसको कहते हैं ना मतलब कहते भी हैं और उसको देखते भी हैं, तो हमको डायरेक्ट अंदाज़ा चलता है कि ये उसकी जो कंडीशन है वो किस बीमारी में मुब्तला है, वो हम वो साइकाट्रिक्स में है। तो साइकाट्रिक्स एग्जांपल ऑफ आउटकम कंडीशन, ठीक है? तो साइकाट्रिक्स से हमें डायरेक्ट पता चलता है कि उसमें ये मसला है, डायरेक्ट हम उसकी नतीजे पे चले जाते हैं, ठीक है? समझ गया? The condition of a patient at the end of therapy or a disease process including the degree of wellness एंड द नीड फॉर कंटिन्यूइंग केयर, मेडिकेशन, सपोर्ट, काउंसलिंग एंड, ठीक है? तो हम उसके लिए फिर जो डिजीज प्रोसेस होते हैं ना, तो उसकी थेरेपी के लिए उस कंडीशन को मतलब पेशेंट की इम्प्रूव करने के लिए उनको मुख्तलिफ किस्म की नीड देते हैं, ठीक है? कंटिन्यूसली मेडिकेशन के थ्रू भी उसको सपोर्ट, स्पिरिचुअल सपोर्ट, ठीक है, इमोशनल सपोर्ट, ये सब हम देते हैं और उसको काउंसल भी करा देते हैं। तो काउंसल इज द बेस्ट टर्म फॉर द आउटकम कंडीशन, ठीक है? और उसको एजुकेशन भी के कर देते हैं, ठीक है, ताकि उसकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए, ठीक है? फिर हमारे पास बेसिक कंसेप्ट होते हैं कि इन इन्फेक्शियस इन्फेक्शन बाय पैथोजन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय सेवरल फैक्टर, ठीक है? तो हम किसी तरीके से हमको एक मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंदर हो जाते हैं, फिर वो डिजीज कैसे काज करते हैं, और फिर उसके बाद वो उसकी एक हाउस को डैमेज करने के लिए कितना नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड होते हैं, तो ये भी हम वायरुलेंसी वगैरह सब हम पढ़ेंगे, ठीक है? फिर उसकी जो एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एक्सक्रीशन हो किस तरीके से होते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले जो पॉइंट है वो हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो जाए। तो किस तरह एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म मैकेनिज्म कराते हैं? पैथोजन डायरेक्टली इंटरफेयर विद सेलुलर मेटाबॉलिज्म, रेंडर द सेल डिस्फंक्शन and damage cell because of the accumulation of pathogenic substances and toxin production, ठीक है? तो उसका मकसद यही है कि जब हमारे मतलब सराउंडिंग में क्या कराते हैं कि एक पैथोजन डायरेक्टली अंदर जाके सेलुलर मेटाबॉलिज्म के साथ कोई इंटरफेयर कर देते हैं, मतलब झगड़ा करा देते हैं, और हमारी बॉडी की जितनी भी सेल्स वगैरह जो फंक्शन करते हैं उसको डिस्फंक्शन करा देते हैं, ठीक है? जब हमारा बॉडी की सेल डिस्फंक्शन हो जाए तो फिर वो क्या हो जाते हैं? तो फिर वो तो डैमेज हो जाते हैं। तो उस एक्टिविटी को हम क्या कहते हैं कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ अ पैथोजन। तो पैथोजन जब अंदर हो जाते हैं तो हमारी बॉडी को किल करा देते हैं, मतलब डैमेज करा देते हैं, और डिजीज को कास कराते हैं या इन्फेक्शन को कास कराते हैं, ठीक है? और जो पैथोजेनिक सब्सटेंसेस होते हैं वो टॉक्सिन प्रोड्यूस करना शुरू कर दिए जाते हैं और उस जगह पे जख्म आना शुरू होते हैं। फिर हमारे पास वायरुलेंसी एक टर्मिनोलॉजी, वायरुलेंस एक टर्मिनोलॉजी है, ये आप याद रखें, ठीक है? तो फिर आप ये इसलिए याद रखें कि बाद में जितने भी चैप्टर होते हैं ना, तो उसमें आपको ये 2-3 लाइन नहीं देते हो, आपसे सिर्फ और सिर्फ वायरुलेंस दिया गया हो, ठीक है? तो अगर आप वायरुलेंस से अच्छी तरह समझेंगे तो फिर आपको आसान होगा। द वायरुलेंस हमारे पास क्या है? द पोटेंसी ऑफ अ पैथोजन मेजर इन द टर्म ऑफ द नंबर ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म टोटाक्सिन रिक्वायर्ड टू किल होस्ट, ठीक है? जब एक होस्ट के लिए जितनी भी मतलब क्या कि नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड होते हैं ताकि वो किल किया जाए, ठीक है? फॉर एग्जांपल एक सेल के लिए 5 माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है कि रिक्वायर्ड है ताकि एक सेल को क्या करें, सेल को डैमेज किया जाए, ठीक है? तो उसको हम क्या कहते हैं, इस लिमिट को हम वायरुलेंस कहते हैं, ठीक है? समझ गए ना? फिर हमारे पास एमोजेनिसिटी है, ये भी हमारे पास बेसिक कंसेप्ट टर्मिनोलॉजी है, ठीक है? इमोजेनिसिटी हमारे पास द एबिलिटी ऑफ पैथोजन टू इंड्यूस एन इम्यून रिस्पांस, ठीक है? तो इम्यूनोजेनिसिटी हमारे पास वो पैथोजन की वो खसूसियत ताकि एक बॉडी को अंदर जाए, अंदर ले जाते हैं और उस बॉडी को
उस बॉडी के रिस्पांस को क्या कर लेते हैं, एनहांस किया जाए। फॉर एग्जांपल पैथोजन को हम एक्टिवेट ऑफ द इम्यून सिस्टम भी कहते हैं, क्योंकि जब हमारे बॉडी में ये पैथोजन अंदर हो जाते हैं तो उस पैथोजन की वजह से हमारे बॉडी रिस्पांस कराते हैं, इम्यून रिस्पांस कराते हैं, ठीक है। और इस रिस्पांस की वजह से उस वो एंटीबॉडी जो कि उसको हम टोपक मार भी कहते हैं, ठीक है, कि हमारे बॉडी में मुख्तलिफ किस्म के टोपक मार, तो टोपक मार का मतलब यही है कि पैथोजन मतलब सॉरी एंटीबॉडी प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। इम्यूजिनिसिटी हमारे पास द पैथोजन वो एबिलिटी जो कि आपके इम्यून सिस्टम को रिस्पांस किया जाए, ठीक है। दूसरी जो रिस्पांस होते हैं ना एंटीजन के मतलब पैथोजन के खिलाफ, वो ज़्यादा किया जाते हैं, ठीक है, इम्यूजिनिसिटी में। टॉक्सियोजेनिसिटी, ठीक है। तो टॉक्सियोजेनिसिटी अ फैक्टर इंपॉर्टेंट इन डिटरमाइनिंग अ पैथोजन वायलेंस सच एज हेमोलाइसिन एंड लुकोसाइडिन एंड अदर एक्सोटॉक्सिन एंड एंडोटॉक्सिन, ठीक है। तो ये हमारे मुख्तलिफ किस्म के टॉक्सिसिटी होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं मुख्तलिफ किस्म की एक्टिविटी के लिए। फॉर एग्जांपल हीमो टॉक्सिन चीज़ें होती हैं हमारी बॉडी में, और वो क्यों कौन से चीज़ को इफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल उसने बताया है कि हेमो लाइसिन डिस्ट्रॉय किस चीज़ को, एरिथ्रोसाइटमीन और बीसी को डिस्ट्रॉय करना किसका काम है, वो हमारे पास आरबी चीज़ का, ठीक है। तो हमारे पास किसका काम है, ये हमारे पास हेमोलाइसिन का काम है, ठीक है। एंड leukocidin destroy the leukocyte both product of the streptococcus and staphylococcus, ठीक है। तो ये हमारे पास ये ल्यूकोसाइडिन भी और हीमोलाइसिन, ये हमारे पास दोनों क्या है कि ये बना दिया गया स्ट्रेप्टोकोकस और स्टेफिलोकोकस, ठीक है। तो ये हमारे पास ये दो एक्टिविटी को कराते हैं। तो ये भी याद रखें कि लूसिस ल्यूकोसाइडिन डिस्ट्रॉय किस चीज़ मतलब ल्यूकोसाइड्स वाइट ब्लड सेल को किल करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं, और हिमोलाइसिन डिस्ट्रॉय एरिथ्रोसाइट्स मीन आरबीसीज को, ठीक है। फिर हमारे पास क्या कि 5 नंबर जो स्टेप्स है वो हमारे पास पोर्टल ऑफ एंट्री है, द रूट बाय विच अ पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म इन्फेक्ट द होस्ट, डायरेक्ट कंट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्ट इनहेलेशन एंड डाइजेशन और बाइट ऑफ एनिमल और इंसेक्ट, ठीक है। तो हमारे पास पोर्टल ऑफ एंट्री मुख्तलिफ चीज़ों से हमारे बॉडी में अंदर हो जाती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम जब एक पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म से कांटेक्ट में हो जाते हैं या पैथोजेनिक होस्ट से, ठीक है, और डायरेक्ट कांटेक्ट में, या वो डिजीज जो हम इनहेलेशन अपने अंदर लेके जाते हैं, या कोई भी एनिमल ऐसा हो ताकि कोई भी डिजीज उसको हो और वो हमें बाइट कर देते हैं, तो वो भी हमारे पास एज आ पोर्टल ऑफ एंट्री। पोर्टल ऑफ एंट्री का मतलब ये है कि आपको बॉडी के अंदर कोई चीज़ जाना, ठीक है। Spread of infection is related by the ability of pathogen to spread through lymph and blood and into tissue and organ which they multiply and cause disease, ठीक है। तो हमारे पास ये उसकी मतलब हम उनको खुसूसियत भी कह सकते हैं कि पैथोजन की ये एबिलिटी होती है ताकि वो डायरेक्टली क्या लिम्फ जो नोड होते हैं मतलब लिम्फेटिक सिस्टम, और इस तरीके से ब्लड में जाके डायरेक्टली ऑल बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, ठीक है, और डिजीज़ को काज कर देते हैं। तो पोर्टल ऑफ एंट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है और बहुत ज़्यादा क्रिटिकल भी है, ठीक है, ताकि कोई भी चीज़ आपसे लग जाते हैं तो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं, और ब्लड स्ट्रीम हमारे जितना भी बॉडी है उस सब में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास इंसिडेंट होते हैं। तो ये बेसिक टर्मिनोलॉजी है कि इंसिडेंट्स क्या है, कि इंसिडेंट्स वो टर्मिनोलॉजी है जब करंटली कोई भी मतलब डिजीज़ क्रिएट हो, ठीक है, और उसको क्या कि जब न्यू फॉर एग्जांपल इस दिन की या जब आने वाला दिन होते हैं तो उनमें जितने भी प्रोडक्शन ऑफ डिजीज होते हैं इनकाउंटर करते हैं तो उनको हम इंसिडेंट्स कहते हैं, मतलब हादिसात ही, ठीक है। तो इन इन एपिडेमियोलॉजी ये हमारे पास स्टडी होते हैं ताकि एक डिजीज़ की ओरिजिनेशन हो, उसकी ट्रांसमिशन हो, उसकी ट्रीटमेंट, ये सब चीज़ें हम एपिडेमियोलॉजी में करते हैं कि हाउ व्हेन वेयर कैसे ये डिजीज़ अकर हुई या किस तरह हुई, ठीक है। इंसिडेंट्स रिफ्लेक्ट द नंबर ऑफ न्यू केसेस अराइजिंग इन अ पॉपुलेशन इंटरेस्ट ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम, ठीक है। तो हमारे पास जब स्पेसिफिक टाइम में एक पॉपुलेशन रेस्पेक्ट होते हैं तो उनको हम इंसिडेंट्स कहते हैं, इंसिडेंट रिफ्लेक्ट कहते हैं, ठीक है। द पॉपुलेशन एट रिस्क इज कंसिडर्ड टू बी पर्सन विदाउट द डिजीज बट हु आर एट रिस्क ऑफ डेवलपिंग, ठीक है। तो हमारे पास पॉपुलेशन में मुख्तलिफ किस्म की रिस्क फैक्टर हमारे साथ इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। लेकिन रिस्क फैक्टर का मकसद है कि जब एक पर्सन को डिजीज ना हो विदाउट द डिजीज बट दे हैव डेवलपिंग आर रिस्क, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने पहले भी आपको बताया कि एग्जांपल ये है कि एक पर्सन ऐसा हो कि वो डिजीज से पाक है लेकिन वो हेल्थी है, लेकिन उनके लिए मुख्तलिफ किस्म के फैक्टर अभी डेवलप हो रहे हैं, उनकी बिहेवियर, उनकी जो एटीट्यूड, उनकी
उनकी जितने भी काम वगैरह होते हैं तो वो उसकी वजह से उस पे ये अप्लाई हो जाती है ये रिस्ट्रिक्टर, ठीक है। Is it determined by dividing the number of new cases of a disease by the population at risk for development of the disease during the same period. New cases per 1000 1 lakh person in the population who are at risk, ठीक है। तो हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के न्यू केसेस जब बन जाते हैं तो वो इसीलिए कि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन वो रिस्क पे होते हैं, रिस्क पे हो इसीलिए होते हैं। तो उसको मुख्तलिफ किस्म की डिफिशेंसी होती है, इकोनॉमिक भी, फूड न्यूट्रिशनल भी, बिहेवियरल भी, ये सब चीज़ें उस पर इन्वॉल्व होती है। तो उसी वजह से उसमें न्यू न्यू केसेस फॉर एग्जांपल 1000 से लेके लाख तक उसकी पॉपुलेशन में लोग अरेस्ट पे होते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास प्रेवलेंस एक और इंसिडेंट और प्रेवलेंस दोनों अलग टर्मिनोलॉजी है, तो ये आप कंसेप्चुअली याद रखें कि इंसिडेंट्स जब न्यू केसेस क्रिएशन हो जाए, ठीक है, तो उनको हम क्या कहते हैं, इंसिडेंस के थे। लेकिन प्रेवलेंस वो कंडीशन होते हैं जो कि एक स्पेसिफिक टाइम के लिए, फॉर एग्जांपल 2010 से लेके 2024 तक कितनी डायबिटिक्स पेशेंट होते हैं, तो ये हम एक आपको टाइम लिमिटेड देते हैं, ठीक है, और एक स्पेसिफिक टाइम देते हैं, तो उनको हम प्रेवलेंस कहते हैं। आइए देखते हैं, ठीक है, थ्योरी में। इन एपिडेमियोलॉजी द प्रेवलेंस ऑफ अ डिजीज इन अ स्टैटिस्टिकल पॉपुलेशन and defined as the total number of the cases of the risk spectrum in a population at a given time total, ठीक है। तो जब हम हमको एक given time in total number of cases in a population divided by the number of divided individual in a population, ठीक है, तो फिर क्या करा देते हैं। तो इसीलिए हम बता रहे हैं कि हमारे पास प्रेवलेंस मतलब हर एक बंदे की हम रेशो निकालते हैं, ठीक है। हम टोटल मतलब टोटल नंबर लेते हैं, फिर आप उसकी मतलब हर पेशेंट को क्या इंडिविजुअल पॉपुलेशन में हम क्या करेंगे, नंबर शुमार करेंगे, ठीक है। इट इज यूज एज एन एस्टिमेट ऑफ हाउ कॉमन डिजीज इज विद इन अ पॉपुलेशन ओवर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो हम फिर एस्टिमेट्स लगाते हैं। तो प्रेवलेंस का मकसद ये है कि जब हम पॉपुलेशन या हम एक स्पेसिफिक मतलब टाइम ड्यूरेशन लेते हैं कि स्पेसिफिक ड्यूरेशन में कितने डिजीज अगर हुए हैं, ठीक है, वो चाहे डायबिटीज़ का हो, चाहे कोरोनिक पल्मोनरी डिजीज या मुख्तलिफ किस्म के डिजीज़ होते, तो इसकी हम क्या देते हैं, उसकी पीरियड ऑफ टाइम के देखते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास लेवल ऑफ प्रिवेंशन है, तो इंडिया 3 फंडामेंटल टाइप्स ऑफ प्रिवेंशन, तो ये याद रखें कि कितने टाइप्स ऑफ प्रिवेंशन होते हैं। तो ये हमारे पास 3 टाइप्स का होते हैं, एक हमारे पास प्राइमरी होते हैं, एक हमारे पास सेकेंडरी होते हैं, और एक टर्शियरी नंबर होते हैं, ठीक है। तो हम प्राइमरी प्रिवेंशन का मकसद ये है कि प्राइमरी प्रिवेंशन इज डायरेक्टेड एट कीपिंग डिजीज फ्रॉम अकरिंग बाय रिमूविंग ऑन रिस्पेक्ट, ठीक है, कि हम डायरेक्टली डिजीज को क्या कर लेते हैं, कोप कर देते हैं, और उनकी प्रिवेंशन के लिए मतलब जितनी भी रिस्क फैक्टर हो, मतलब प्राइमरी प्रिवेंशन में हम उनको पहले से मतलब बच कर करा रहे हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक पेशेंट एक वे पे चलते हैं, ठीक है, और इस वे में एक कंधा सा बना हुआ है, ठीक है। तो ये जो मतलब कंधा सा होता है ना, मतलब उसमें गिर जाने की खतरा होते हैं। तो हम अगर उसको कह देते हैं कि इस रास्ते पे ना चले, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा कंधे वगैरह होते हैं, ठीक है, ताकि गिर ना हो जाए, तो इसको हम प्राइमरी प्रिवेंशन कहते हैं, ठीक है। क्योंकि रिस्पेक्टर था लेकिन उसको हमने बचाया, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी प्रिवेंशन इंक्लूड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फोलिक एसिड to pregnant women and women who may become pregnant to prevent न्यूरल ट्यूब दी या फेटल न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, ठीक है। तो हम फोलिक एसिड एक मदर को उसलिए देते हैं ताकि उसकी बेबी की क्या हो कि जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होते हैं ना, ताकि वो डेवलप ना हो। मतलब अगर आपने फोलिक एसिड सही तरीके से न दिया हो, तो ये हमारे पास क्या है कि ये रिस्पेक्टर है, तो उसकी जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है वो अकर होगा। अगर आपने दिया तो फिर नहीं होगा, ठीक है, समझ गए ना। फिर हमारे पास क्या है कि गिविंग इम्यूनाइजेशन टू चिल्ड्रन to prevent communicable disease and counseling people to adopt people healthy life as a mean of preventing heart disease, ठीक है। तो फिर हम उनको देते हैं कि मुख्तलिफ किस्म के जितने भी इम्यूनाइजेशन ट्रीटमेंट होते हैं बच्चों को दिया जाए, ठीक है, और जितने भी कम्युनिकेबल डिजीज़ होते हैं तो उनको भी क्या प्रिवेंट किया जाए थ्रू काउंसलिंग मुख्तलिफ किस्म के। हम उनकी जो लाइफ स्टाइल वगैरह ये सब चेंज कर देते हैं। ये हमारे पास एग्जाम्पल ऑफ द प्राइमरी प्रिवेंशन होते हैं। फिर हमारे पास सेकेंडरी है। सेकेंडरी प्रिवेंशन क्या है कि सेकेंडरी प्रिवेंशन डिटेक्ट अर्ली अर्ली, तो ये याद रखिए कि अर्ली डिजीज डिटेक्शन किस में होते हैं, सेकेंडरी में होते हैं। व्हेन इट इज स्टिल एसिम्प्टोमेटिक एंड ट्रीटमेंट कॉज कैन इफेक्ट अकोर और स्टॉप
Upon progressing screening include history taking, asking of a person smoke, physical examination, blood pressure measure, laboratory test, chronological level are determined, and other procedure colonoscopy and can be reasonably rapidly to asymptomatic people। ठीक है, जब हम सेकेंडरी प्रेगनेंसी का मतलब ये है कि हम पहले पहले जब वो उसको डिजीज हुआ हो तो फिर उनको मतलब बहुत ज़्यादा वर्स वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन में जाने से पहले उनको क्या करा देते हैं, अर्ली डिटेक्शन करा देते हैं। ठीक है, तो मुख्तलिफ़ किस्म की हिस्ट्री लेने के लिए लेबॉरेटरी टेस्टिंग या मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोसीजर ताकि उनको मतलब बीमारी ना कॉम्प्लिकेशन में ना चला जाए। ठीक है, मोस्ट सेकेंडरी प्रिवेंशन इज डन इन क्लिनिकल सेटिंग। ठीक है, तो ये सेकेंडरी प्रिवेंशन ज़्यादातर हम क्लिनिकल सेटिंग पे करते हैं। ऑल टाइप्स ऑफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल फॉर एग्जाम्पल फिजिशियन, डेंटिस्ट, नर्स, रेडियोलॉजी प्रैक्टिस इन सेकेंडरी प्रिवेंशन। ठीक है, तो इस सब प्रिवेंट क्या कराते हैं, ये प्रोफेशनल हेल्थ केयर प्रोफेशनल होते हैं ताकि उसको ट्रीट करने की कोशिश किया जाए क्लिनिकल सेटिंग पे। ठीक है, फिर हमारे पास जो थर्ड वन है हमारे पास और लास्ट वन है हमारे पास टेरिशरी प्रिवेंशन है। तो टेरिशरी प्रिवेंशन इज अ डायरेक्ट और क्लिनिकल इंटरवेंशन दे प्रिवेंट फर्दर। ठीक है, तो हम उसके लिए क्या करा देते हैं कि कॉम्प्लिकेशन से बच करने के लिए हम टर्शरी प्रिवेंशन कर देते हैं। तो ये आप याद रखिए। ठीक है, मैंने जब जो पॉइंट आपको पॉइंट आउट किया हूँ वो हमारे पास एमसीक्यू में आ सकता है। ठीक है, तो जब हम कॉम्प्लिकेशन से एक डिजीज़ को बचा सकते हैं तो हमारे पास कौन सा हमारा प्रिवेंशन होता है, हमारे पास टर्शरी होते हैं। इन अ पर्सन विद डायबिटीज फॉर एग्जाम्पल टर्शरी preventive prevention required more than good glucose control. It include prevention or regular ophthalmic examination for earlier detection to retinopathy। ठीक है, मुख्तलिफ किस्म की वो वैसी डिजीज जो कि हमारे पास मतलब रेटिनोपैथी हो गया उनकी एग्जामिनेशन से हमें पता चलता है कि उनके लिए कौन सी चीज़ करना पड़ेगा। ठीक है, ताकि वो बहुत ज़्यादा वर्स ना चला जाए। ठीक है, इट इंक्लूड फॉर रेगुलर ऑप्थेल्मोलॉजिक examination for early detection of retinopathy, education for good food and our care, food care and treatment for other cardiovascular factors रिस्पेक्ट सच एज हाइपरलिमिडिया। ठीक है, तो हमारा हाइपरलिपिडीमिया हमारे पास वो डाई होते हैं जिसकी वो बहुत ज़्यादा लिपिड वगैरह इस चीज़ों पे जब इन्वॉल्व होते हैं ना तो उन उस अगर एक पर्सन ऐसा हो कि उनको हार्ट डिजीज़ है, कार्डियोवास्कुलर मसला है, तो उन पे जो हाइपरलिपिडीमिया डाइट होते तो उनको रेस्ट्रिक्ट किया जाए। ठीक है, क्योंकि उसमें हाई कार्बोहाइड्रेट वगैरह ऐसा होते हैं और वो हमें हमारा हार्ट जो है उनको इफेक्ट कराते हैं। टर्शरी प्रिवेंशन मेजर all include measures to limit physical impair and the social consequence of an illness। ठीक है, तो हमारे पास टर्शरी प्रिवेंशन में हम एक चीज़ को मेजर करते हैं। ठीक है, मेजर टू लिमिट फिजिकल एंड द सोशल। फिर हम कहते हैं कि टर्शरी प्रिवेंशन में और फिर हम देखते हैं कि ये उसकी फिजिकल की कोई फिजिकल इम्पेयरमेंट तो नहीं है या सोशली कोई इरिटेबल या इसी तरीके से कंसिक्वेंसेस में तो नहीं पड़ा हुआ है। ठीक है, और इसी तरीके से हमारा जो फर्स्ट चैप्टर फिर फिजियोलॉजी इंट्रोडक्शन था तो वो ख़त्म हुआ। ठीक है, तो आप अगर केमी नर्सिंग लेक्चर पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिए।